Good morning students, welcome to Target JK Exams. My name is महक तारिक और मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ फॉर द कोर्स ऑफ सुपरवाइज़र। देखिए अभी तक तो हमने यूनिट थर्ड कंप्लीट कर लिया है और यूनिट थर्ड के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा जो है आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट जेके एग्ज़ाम्स की। उसमें आपको फीमेल सुपरवाइज़र का फुल कोर्स मिल जाएगा और उसके अलावा नायब तहसीलदार का भी कोर्स लॉन्च किया गया है। उसके अलावा पटवारी के मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही है या धीमे लग रही है तो मुझे कोल्ड है। आप अगर स्लो लग रहा है तो आप 1.5x पे करके इस लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे आज और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके लेक्चर्स आपको टाइमली जल्द से जल्द कंप्लीट दे सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉवर्टी है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आज हम पॉवर्टी को ही टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए पोवर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है पोवर्टी, आपको पढ़ाने से पहले भी जब मैंने इसका मटेरियल रेफ़र किया तो मुझे इस पे बहुत सारा मटेरियल मिल रहा था। ठीक है, बहुत सारा मतलब बहुत मटेरियल है, मल्टीपल आपको मतलब सोर्सेज मिल जाएंगे। तो मेरी बात आपने एक ध्यान से सुननी है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज नहीं रखने हैं। आपको कोई एक बेसिक बुक रख लेनी है, बेसिक कोई भी बुक, चाहे वो विशाल की पब्लिकेशन हो, चाहे कहीं से भी आप बेसिक बुक रख रहे हैं। प्लस हमारे लेक्चर्स तो आप सुन ही रहे हैं तो आपको यहाँ से भी कवर हो जाएगा। लेकिन आपने ज़्यादा मटेरियल पे ध्यान नहीं देना है। आपने बेसिक जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो पॉवर्टी का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो या क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स हैं, तो मैं देख रही थी कि ये बड़े ही मतलब इन पे बहुत सी चीज़ें इनके अंदर कवर होती हैं। आपको वो सब नहीं करनी है, आपको बेसिक चीज़ें कवर करनी है, आपको फैक्ट्स कवर करने हैं और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको रिविजन्स मल्टीपल टाइम करनी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। मैं आपको बताना चाहती थी क्योंकि बहुत सारा सोर्स है, बहुत सारा मटेरियल है, तो उस चीज़ में मटेरियल इकट्ठा करते करते आप लोग कहीं ना कहीं रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप अपना रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, खासकर इन टॉपिक्स को लेके। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो ये टॉपिक है ये इजी भी है और कुछ नई चीज़ें आप इसमें देखेंगे। बाकी तो इतना हम सब इन टॉपिक्स के थ्रू मतलब पढ़ा ही होता है हमने कहीं ना कहीं। देखिए पॉवर्टी क्या है। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो जिसे हम गरीबी कहते हैं। ठीक है, तो गरीबी हमारी लोकल लैंग्वेज में या लोकल सेंस में होता है कि व्हेन वी आर अनेबल टू फुलफिल, लाइक अनेबल टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। ठीक है, जब हम अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते तो हम उसको बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर इंसान जो है वो गरीब है। ठीक है, तो बेसिक नीड्स में मतलब जैसे क्लॉथिंग है, ठीक है, शेल्टर है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो आपने बेसिक जो डेफिनेशन है वो इसकी यही है। जैसे मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाती हूँ कि पर्सन और कम्युनिटी जिनके पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं होते जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, एक छोटा घर हो गया, या मतलब एक पर्टिकुलर वाटर सोर्स आ रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है, आपको एजुकेशन मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है। तो ये बेसिक कुछ ह्यूमन नीड्स होती हैं। अगर आप बेसिक ह्यूमन नीड्स भी आपकी फुलफ़िल नहीं हो पा रही है तो आप फिर पॉवर्टी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए पॉवर्टी के साथ एक और चीज़ है कि पहले जो पॉवर्टी थी वो हम सिर्फ इनकम के बेस पे लेते थे, फाइनेंस के बेस पे लेते थे। हम कहते थे कि किसकी कितनी इनकम है, कोई कितने पैसे कमा रहा है। लेकिन अब जो पॉवर्टी है वो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल यानी अब हम खाली पैसों की बात नहीं करते, हम इनकम की बात नहीं करते, बल्कि उसमें हेल्थ भी आता है, उसमें एजुकेशन भी आता है, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए विद टाइम तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे सीख ही जाएंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे एक छोटा सा आपके लिए फैक्ट है कि इंडिया के अंदर इस वक्त 21.9% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। ये 2011 का सेंसस है। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डाटा, ऑथेंटिक डाटा होता है वो सेंसस का ही होता है। एक और चीज़ जो मैं बच्चों को बता दूँ, अभी टॉपिक स्टार्ट होगा तो आप इंडिया की पॉवर्टी देखेंगे। कोई रिपोर्ट जो है 18% बोल रही है, कोई रिपोर्ट 20% बोल रही है, कोई 15% बोल रही है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं
इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं, जिसके लिए कोई कहता है कि 18% पॉवर्टी है, कोई कहता है 20% है, लेकिन अगर आपको याद रखना है 15 से 20% तक ये रेंज करती है। 20% लोग कम से कम हमारी जो कंट्री है इसके अंदर गरीब है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आगे मैं यूनाइटेड नेशंस की आपके लिए डेफिनेशन लेके आई हूँ पॉवर्टी की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जहाँ भी आएगा हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन पॉवर्टी के लिए वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए यूनाइटेड नेशन का जो पॉवर्टी का एक्सप्लेनेशन है वो कहते हैं कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, इनसिक्योरिटी, पावरलेसनेस एंड एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल। देखिए यूनाइटेड नेशन कहता है कि पॉवर्टी क्या है। पुअर वो उस इंसान को कहता है कि अगर आप ना सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, पार्टिसिपेशन नहीं है आपकी, ठीक है, पार्टिसिपेशन नहीं है, अगर इनसिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं है, पावर नहीं है, और पर्टिकुलरली कोई इंसान जो है पूरी तरह से एक्सक्लूडेड है, तो उसको हम पुअर कहेंगे। ठीक है, वो पुअर है। सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं कहेगी यहाँ पे, सिक्योरिटी और पार्टिसिपेशन की बात भी यूनाइटेड नेशंस करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने 1919 में पहली बार पोवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट लाया। देखिए पोवर्टी लाइन क्या होती है, पोवर्टी लाइन होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इतने लोग हैं, तो हमने क्या किया, अब हमें कैसे पता चले कौन गरीब है कौन अमीर है, बहुत से लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो हमने क्या किया, एक बेंच मार्क, बेसिकली पॉवर्टी लाइन एक बेंच मार्क होता है। ठीक है, हम एक लिमिट सेट कर देते हैं। पॉवर्टी लाइन कोई लाइन नहीं होती, बेसिकली एक लिमिट होती है, एक लिमिट सेट कर दी जाती है। तो जो वर्ल्ड बैंक था 1990 में, उसने पहली बार एक लिमिट सेट की। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो लोग $1, ठीक है, $1 पर डे कमा रहे हैं, डॉलर जैसे यूएस के अंदर डॉलर यूज़ होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपी यूज़ होता है। ठीक है, हमारी करेंसी रुपी है, और डॉलर जो है यूएस के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो $1 पर डे जो कंट्री जो एक इंडिविजुअल कमाता है, अगर वो $1 से ऊपर कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान $1 से कम कमाता है तो वो पोवर्टी आ जाएगा। ठीक है, तो $1 पर डे जो क्या हो गया, ये पोवर्टी लाइन हो गया। ठीक है, इससे जो नीचे कम कमाएंगे वो फिर बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी में आ जाएंगे, गरीबी रेखा में, और इससे जो ऊपर होंगे वो नॉर्मल होंगे, वो गरीब नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, आपने इसमें याद क्या करना है, आपने इसमें याद रखना है वर्ल्ड बैंक 1990 में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। क्वेश्चन आएगा कि पॉवर्टी लाइन किसने इंट्रोड्यूस की, वर्ल्ड बैंक ने की 1990 में। ठीक है, तो 2017 में हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो $1 पर डे रखा था उसको $1.90 कर दिया। ठीक है, लगभग $2 पर डे कर दिया। ठीक है, लगभग, ठीक है, 1.90 पर डे कर दिया, और इसी को इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कहा गया। ठीक है, जो लोग $2 से नीचे कमाएंगे वो गरीब हो जाएंगे, और जो $2 से ऊपर कमा रहे हैं वो नॉर्मल है, वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेशनल पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनेशनल की बात, वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पॉवर्टी लाइन दी है। तो नेशनल पॉवर्टी लाइन यानी हमारे इंडिया के अंदर हम पॉवर्टी लाइन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। देखिए पॉवर्टी लाइन को आप कभी जाते हैं हम लोग, हम देखते हैं BPL लिखा होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन होती क्या है इंडिया के अंदर, देखिए जो पॉवर्टी लाइन है ये कैलोरी इनटेक से हम डिफाइन करते हैं, कैलोरीज से। ठीक है, कैलोरीज क्या, कि अगर कोई रूरल एरिया यानी गांव में, रूरल होता है गांव, अगर वहाँ पे 2400 कैलोरीज ले रहा है, 2400 कैलोरीज से अगर कोई बंदा नीचे ले रहा है तो वो BPL में आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीब होगा। अर्बन में क्या है, 2100 कैलोरीज की लिमिट है। ठीक है, देखिए कैलोरीज क्या है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है उसे तो पता होगा। इसका कैलोरीज जो होता है ये न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक दिन में हम कितना खाना खाते हैं, वो खाना जो होता है वो कैलोरीज होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक चपाती जो होती है ना, नॉर्मल चपाती हमारी, उस चपाती के अंदर लगभग 100 कैलोरी होती है। अगर मैंने एक टाइम पे 4 चपाती खा ली, मैंने 400 कैलोरी यहीं खा ली। अगर मैंने साथ में सब्जी भी खा ली, मैंने 200 कैलोरी यहाँ खा ली, तो 600 कैलोरी मेरी सिर्फ लंच में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से डिनर, इस तरह से ब्रेकफास्ट, शुगर खाई आपने, चाय पी, तो आपने जितना भी खाना, जितना भी न्यूट्रिशन एक दिन के अंदर लिया
उसको हम कैलोरीज में काउंट करते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप 24 आज भी अगर आप बैठेंगे सुबह से शाम तक आपने क्या क्या खाया, आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आप गूगल में जाके सर्च कर दीजिए कि आपने चाय पी, 2 कप पी, ठीक है, गूगल बताएगा कि एक चाय के कप में कितनी कैलोरी होती है, इंटू 2 कर दीजिए तो आप अपना पूरा कैलोरी इनटेक एक दिन का निकाल सकते हैं। तो कहते हैं रूरल एरिया में अगर 2400 कैलोरीज के कोई बंदा नीचे खा रहा है, अगर उसको 2400 कैलोरी भी खाना नहीं मिल रहा, उससे भी नीचे मिल रहा है, तो वो गरीब है। लेकिन अर्बन एरिया में अगर 2100 कैलोरी से उसको नीचे मिल रहा है तो वो गरीब है। अब आपको जहन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 2400 रूरल, अर्बन में इतना कम क्यों रखा गया। देखिए रूरल एरियाज़ में हमको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिज़िकल काम ज़्यादा होता है, ठीक है, खेतों में या ऐसे ऐसे फिज़िकल काम ज़्यादा होता है, तो न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए इसकी लिमिट 2400 कैलोरीज रखी गई है। बल्कि अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज है, ठीक है। तो इसलिए कि आपको यहाँ से पॉवर्टी लाइन जो है एस्टिमेट हो जाती है न्यूट्रिशन के बेस पे, ठीक है, कितने कैलोरीज आप ले रहे हैं। अगर आप इस कैलोरी से नीचे हैं रूरल एरिया में तो आप बीपीएल में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट एस्टिमेशन जो पॉवर्टी लाइन की इंडिया में जिन्होंने की थी वो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। आप जानते हैं दादा भाई नेहरू जी कौन है? ग्रैंड ओल्ड मैन जिनको हम कहा जाता है। इनकी बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। अगर आपने मेरी हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने उसमें डिटेल में आपको दादा भाई नेहरू जी के बारे में बताया कि इनकी किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक का नाम था, और इसके अंदर इन्होंने पॉवर्टी को बहुत एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलिए अब रीजंस क्या हैं पॉवर्टी के, मतलब गरीब क्यों हैं हम, कैसे हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको ये रीजंस पता होंगे, मैं फिर भी एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। देखिए हिस्टोरिकल रीजंस क्या है? हिस्टोरिकल यानी हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल बहुत टाइम तक रहा है, ठीक है। ब्रिटिश रूल बहुत टाइम तक रहा है, जिसके बारे में दादा भाई नेहरू जी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो उनकी बुक है उसमें इस बारे में उन्होंने बताया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी, जिन जिन ने हिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है। दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन ऑफ, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देती हूँ, जिनको नहीं पता आपको पता चल जाएगा, मे बी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए दादा भाई नेहरू जी ने की किताब थी पॉवर्टी एंड अन अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल, ये इनकी किताब का नाम था। तो दादा भाई नेहरू जी ने दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये बहुत बार एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है, तो आप ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में क्या था कि दादा भाई नेहरू जी ने बताया था किस तरह से ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे वही हिस्टोरिकल रीज़न में वही आता है कि इंडिया जो है यहाँ पे हमेशा फॉरेन रूल रहा है, बहुत सालों से हम फॉरेन रूल के अंडर रहे हैं। हर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जो फॉरेनर्स होते थे वो हमें एक्सप्लॉइट करते थे, हमारे रिसोर्सेज को, हमारी लैंड को। तो उस तरीके से इंडिया जो है वो, इंडियन लोग जो थे वो जो गरीब ही रह गए, ठीक है। इकोनॉमिकल कॉजेज़ आपको पता है, हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी डेवलप नहीं कर पाती, उसके कई सारे रीजंस हैं, हम अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी गरीबी है। सोशियो कल्चरल रीजंस क्या है? देखिए हम जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सोशल इवल्स हैं, ठीक है। इन सोशल इवल्स की वजह से इंडियन सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए गर्ल्स एजुकेशन है, लड़कियों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, तो अगर लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता तो 50% पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर, जो 49% है, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। अगर हम इनकी एजुकेशन प्रॉपर करवाएं, अगर ये भी जॉब्स करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी ख़त्म होने लगेगी। देखिए एक कॉज है गवर्नेंस का। गवर्नेंस का क्या कॉज है? देखिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग अप विथ स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, लेकिन करप्शन के कारण या मिस गवर्नेंस के कारण वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो गवर्नेंस भी इसका मेन कारण हो सकता है पॉवर्टी का। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया इस वक्त लीडिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है बन गए हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज कम है हमारे पास, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कम होने की वजह से गरीबी और बढ़ती जा रही है। लो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, हमारी जो 50 से 60% जनता है वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, उसके कई सारे रीजंस हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, मैन मेड भी हैं, जो लैंड है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर इतना प्रोड्यूस नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लोगों को पॉवर्टी की तरफ धकेल रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे फार्मर सुसाइड है, ठीक है। फार्मर सुसाइड आपने देखा बहुत कॉमन हो गया है,
फार्मर जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम हर साल देखते हैं कि फार्मर सुसाइड होती है, इतनी गरीबी होती है कि उनको सुसाइड करनी पड़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही फैक्टर, एजुकेशन है बहुत कॉमन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन हो गई है। देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को पुश करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे पुश करते हैं? देखिए जैसे बिहार है, बिहार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गरीबी है, लेकिन अब यहाँ पे अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो ज़्यादा गरीब लोग होते हैं उनको बहुत हिट मिलता है। ठीक है, वो मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो और गरीबी की तरफ धकेले जाते हैं। नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को और एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ रीज़न्स हैं, ये आपको बस ध्यान में रखने हैं, हो सकता है पूछा भी जाए तो मुझे उम्मीद है आप इनका आराम से देखिए। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि पॉवर्टी के टॉपिक में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पे आपको ध्यान देना है। देखिए पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको साथ साथ क्लियर करवाती रहूँगी, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है इन टर्म्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पॉवर्टी की कमेटीज़। ठीक है, जो कमेटीज़ हम पढ़ेंगे वो आपको याद होनी चाहिए, कमेटीज़ कौन कौन सी हैं जो पॉवर्टी के साथ डील करती हैं। और तीसरी चीज़ है प्रोग्राम्स। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो पॉवर्टी को एलिमिनेट करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, पॉवर्टी की टर्म्स, कमेटीज़ और प्रोग्राम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं आपके सामने मैं लेके आई हूँ। पहला है अब्सोल्यूट पॉवर्टी, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, देखिए अब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? अब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है नॉर्मल इनकम बिलो नेसेसरी लेवल, यानी अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से कम है तो आप गरीब हैं। ठीक है, आप पॉवर्टी में आते हैं, ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब्सोल्यूट पॉवर्टी की मतलब आप इनकम जो है एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे है, डॉलर पर डे जैसे है तो आपका उससे कम है तो आप अब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। ठीक है, देखिए रिलेटिव पॉवर्टी वर्ड अपने आप में ही आपको समझ जाना चाहिए कि रिलेटिव का मतलब क्या है। देखिए रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है किसी के साथ कंपेयर करके जब कोई चीज़ एक्सप्लेन की जाती है या फिर मतलब बोला जाता है कि इन कंपैरिजन, तो रिलेटिव का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसमें ही कहता है कि कंपैरिजन में मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक घर है हमारे पास। ठीक है, एक घर है उसका नाम है ए, और एक घर है उनके पास एक छोटी सी गाड़ी है, लेकिन साथ वाला जो घर है वो एक बहुत बड़ा पैलेस है और उनके पास चार गाड़ियां हैं। ठीक है, तो अब आप क्या बोलेंगे? ठीक है, चार गाड़ियाँ, अब आप क्या बोलेंगे? जो ए है ना वो तो अपने आप में ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन वो बी के मुकाबले में गरीब है। ठीक है, ए इज़ पुअरर व्हेन कंपेयर टू बी। ठीक है, इसी को रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो सराउंडिंग्स के साथ कंपेयर होता है, रिलेटिव होता है, कंपैरिजन होता है। ये एक सोशल पर्सपेक्टिव है, सोशल यानी एक सोसाइटी के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और इससे हमें पता क्या चलता है? इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी यानी जब हम ए घर को बी के साथ कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इन दोनों की इनकम में कितना फ़र्क है। ठीक है, हमें पता चलेगा कि ए जो है उसकी इनकम मतलब कम है, ठीक है, बी के मुताबिक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी दिखेगी, इनकम इनइक्वालिटी यानी कितना फ़र्क है, कितनी इनइक्वालिटी है, तो इसी को हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। ये बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में हम अक्सर जो है रिलेटिव पॉवर्टी देखते हैं कि एक कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया जो है यूएस के मुकाबले में गरीब है, पुअर है, लेकिन बांग्लादेश के मुकाबले में या पाकिस्तान के मुकाबले में हम फॉर बेटर हैं, तो इसी को हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, ये आगे समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पॉवर्टी एस्टिमेशन। अब तो आपने देख लिया पॉवर्टी क्या होती है, हम कैसे क्या करते हैं क्या नहीं, ये सब आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप बोलेंगे कि पॉवर्टी को हम नापते कैसे, एस्टिमेट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कौन कौन गरीब है कौन अमीर है। ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेशन का मतलब ये है कि आपको ये आपके सामने देखिए, पॉवर्टी एस्टिमेशन का मतलब ये है कि आपको पता करना, एस्टिमेट करना है कि पॉवर्टी को नापें कैसे। ठीक है, एक बंदा जो है 100 रुपये कमा रहा है, दूसरा बंदा 1000 रुपये कमा रहा है, फिर तीसरा बंदा 10 रुपये भी नहीं कमा रहा, तो आपको कैसे पता चले कि हम सेट कैसे करें? एक हमें बेंच मार्क सेट करना था जिससे हम बोल सकें कि इससे नीचे वाले लोग पुअर हैं, इससे ऊपर वाले लोग ठीक हैं, या फिर हम किस तरह से पॉवर्टी को नापें, इसी को पॉवर्टी एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए
देखिए पोवर्टी एस्टिमेशन में इंडिया के अंदर जो है पोवर्टी एस्टिमेट करता है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के बारे में अगर आप जानते होंगे तो नीति आयोग बेसिकली क्या है, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक यानी ये पॉलिसीज़ बनाता है इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इसका चेयरपर्सन होता है। तो 2015 में 2015 में इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, ठीक है। ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना, आप इतना ही जान लीजिए कि नीति आयोग क्या है। ये थिंक टैंक बॉडी है जो बहुत सारी प्लानिंग करती है इंडिया के अंदर, प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। 2015 में इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, ठीक है। ये हो गया नीति आयोग। इंडिया के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है, वो पॉवर्टी को कौन नापता है, नीति आयोग नापता है, ठीक है। नीति आयोग जो है वो एक बॉडी है जो प्लानिंग को करती है इंडिया में। अब नीति आयोग करता क्या है, बेसिकली एनएसएसओ। एनएसएसओ क्या होता है, नेशनल, मैं लिख लेती हूँ, नेशनल सैंपल, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है एनएसएसओ। बेसिकली एनएसएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, सैंपल सर्वे यानी ये बेसिकली एनएसएसओ क्या करता है, सर्वे करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है। एक मिनिस्ट्री होती है हमारी अलग से स्टैटिस्टिक्स की, तो वो बेसिकली सर्वे करवाती है। एनएसएसओ जो है सर्वे करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है, यानी डाटा कलेक्ट करता है। सर्वे क्या करता है, मतलब एनएसएसओ जो है ये जाता होगा लोगों में, पॉपुलेशन में, वहाँ पे ये लोगों का सर्वे करते होंगे, कौन कितना कमा रहा है, किसकी कितनी इनकम है, कौन कितना खाना खा रहा है, कौन किस पे कितना कंज्यूम कर रहा है। तो ये सारा का सारा काम जो है एनएसएसओ करता है। नीति आयोग क्या करता है, इनसे डाटा लेता है, ठीक है, डाटा लेता है। और नीति आयोग फिर पॉवर्टी को एस्टिमेट करता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि नीति, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आया पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में कौन करता है, नीति आयोग करता है। कैसे करता है, एनएसएसओ से डाटा लेता है। एनएसएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, ठीक है। तो ये डाटा जो है कौन प्रोवाइड करता है, एनएसएसओ करता है नीति आयोग को, और फिर नीति आयोग क्या करता है, पॉवर्टी को एस्टिमेट करता है, ठीक है। पहला तो हो गया आपका ये क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मेथड कौन सा यूज़ होता है। देखिए हम इसमें यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, जो अभी हम यूज़ करते हैं वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिन लोगों ने इकॉनमी पढ़ी है वो तो जानते होंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि आपको समझ आ जाए। देखिए एक होता है इनकम मेथड, एक होता है कंजम्पशन मेथड, ठीक है। इनकम मेथड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कमा कितना रहे, आप 100 रुपया कमा रहे हैं, ये आपकी इनकम है। लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हैं, आप 150 खर्च कर रहे हैं, ये आपका कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आप 150 रुपया खर्च कर रहे हैं, या फिर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आप 80 रुपये खर्च कर रहे हैं, ये कंजम्पशन है। तो इंडिया में पॉवर्टी जो है हम देखते हैं कि लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप 100 रुपया कमा रहे हो, उससे हम पॉवर्टी नहीं देखेंगे कौन कितना कमा रहा है, 100 150, हम देखेंगे कौन कितना खर्च कर रहा है, ठीक है। कौन कितना खर्च कर रहा है, इससे हम नापते हैं अपनी पॉवर्टी। कि अगर कोई 10 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीब है, अगर कोई 20 रुपये खर्च कर रहा है तो वो अमीर है। हम खर्चा देखते हैं, ठीक है, हम कंजम्पशन मेथड देखते हैं, दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करवाता है, नीति आयोग करवाता है, और एनएसएसओ के अंडर करवाता है। मेथड कौन सा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है जो आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या है, सिंपल टर्म्स में, कि अगर एक पॉपुलेशन है, 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर 10 लोग पुअर हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो किसकी, नंबर ऑफ पुअर, कितने गरीब लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन, यानी अगर 100 लोग हैं उसमें से 10 लोग गरीब हैं, तो इस पूरी रेशियो को हम हेड काउंट रेशियो बोलेंगे, ठीक है। होप दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू। आपको ये याद रखनी है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, यही पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो छोटा सा मैंने आपके सामने लाया, प्री इंडिपेंडेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंस 1947 से पहले, 1947 के बाद और 1947 से पहले हम किस तरह से पॉवर्टी को धीरे धीरे नापना शुरू किया। प्री इंडिपेंडेंस में हम जानते हैं कि दादा भाई नेहरू जी के बारे में आपको बता चुकी हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
अन ब्रिटिश रूल, ये इनकी बुक का नाम था, याद रख लेना, हर बार सवाल आता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी की किताब थी, जिसके अंदर इन्होंने पॉवर्टी को नापने की बात की, पॉवर्टी लाइन की बात की, और न्यूट्रिशन के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनी थी, कब बनी थी, 1938 के अंदर, ठीक है। 1938 के अंदर प्लानिंग कमेटी भी बनी थी, एस सी बोस ने बनाई थी, और चेयरमैन कौन था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी ये भी पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए बनी थी 1938 में, ठीक है। ये प्री इंडिपेंडेंस में ये काम हो रहा था, ठीक है। अब चलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में आते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी हम लोगों को आज़ादी मिल जाती है, आज़ादी के बाद मतलब कुछ जो चेंजेस हम देखते हैं कि जैसे कि वाई के सबसे पहले कमेटी जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, आपको ना कमेटीज़ में से क्वेश्चन आएगा, कमेटीज़ आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। कमेटीज़ में से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं आपके, तो आपको कमेटीज़ को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास कमेटी बनी थी, कौन सी है ये, वाई के एलेक कमेटी। डेट आपको याद रखनी है, डेट क्या है, 1979, ठीक है। वाई के एलेक कमेटी जो है 1979 में बनती है। अब इसने बोला क्या था, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए ये फर्स्ट ऑफिशियल कमेटी है, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया। दूसरा कि ये जो एस्टिमेशन